पूरे हॉस्पिटल में उसकी चीखें इस शिद्दत से गूंज रही थीं कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े लोगों के कदम बेइख्तियार रुक गए थे। अंदर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है। बेड पर पड़ी रिया का वजूद बेकाबू होकर कांप रहा था। कभी वो पूरी ताकत से अपना सर दाईं तरफ झटक देती तो कभी बाईं तरफ, जैसे अपने ही जिस्म से जान छुड़ाना चाहती हो। उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे और सफ़ेद चादर पर फैलता लाल रंग हर गुज़रते लम्हे के साथ और गहरा होता जा रहा था। वो बार बार अपने हाथ जिस्म के निचले हिस्से की तरफ ले जाती, मगर अगले ही पल यूँ सहम कर पीछे खींच लेती जैसे वहाँ छूना भी उसके लिए कोई बड़ा अज़ाब बन गया हो। तीनों लेडी डॉक्टर्स चंद कदम के फासले पर खड़ी थीं। किसी के चेहरे पर बेहिसी नहीं थी तो सिर्फ बेबसी थी। उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की तो शायद मरीज़ खुद को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी। एक नर्स ने हिम्मत जुटाई और नरमी से उसके करीब आते हुए कहा, सुनिए, प्लीज़ खुद को तकलीफ़ मत दीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें बस आपका खून रोकना है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। रिया ने झटके से सर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं, डर और दहशत से भरी हुई थी। नहीं, उसकी चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी, कोई मेरे करीब नहीं आएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। उसके आखिरी शब्द टूटते टूटते सिसकियों में बदल गए, मगर अगले ही पल वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से चीख उठी। डॉक्टर रश्मि ने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आवाज़ में कोई हुक्म नहीं, सिर्फ एक ठहराव था। रिया, मेरी बात सुनो, कोई तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, तुम इस वक्त एक मरीज़ हो और हमारा फ़र्ज़ तुम्हारी मदद करना है, हमें बस ज़ख्म देख लेने दो। नहीं, उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। मुझे हाथ मत लगाना, मैं गंदी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। वो बेहद परेशान हाल में वही जुमले दोहराए जा रही थी, जैसे किसी बेहद खौफनाक पल में उसका दिमाग कैद होकर रह गया हो। डॉक्टर रश्मि ने एक पल उसे देखा, फिर खामोशी से पीछे हट गई। उनके बरसों के तजुर्बे ने साफ बता दिया था कि इस वक्त ताकत या दलील दोनों बेकार हैं। उन्होंने नर्स को इशारे से बाहर बुलाया। दरवाज़ा बंद होते ही उनकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो गई। ऊपर एडमिन ब्लॉक में डॉक्टर कबीर शर्मा मौजूद हैं, तुरंत जाकर उन्हें बुलाओ, एक पल भी ज़ाया मत करना। नर्स ने घबराकर पूछा, मैम, क्या मामला इतना गंभीर है? डॉक्टर रश्मि ने एक गहरा सांस लिया। सिर्फ शारीरिक नहीं, इसकी मानसिक स्थिति भी गहरे सदमे की तरफ इशारे कर रही है। अभी इसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो पहले इसका विश्वास जीत सके, वरना ये खुद को और नुकसान पहुंचा देगी। जी डॉक्टर। नर्स लगभग दौड़ती हुई बाहर निकल गई। उसके जाते ही पास खड़ी दूसरी डॉक्टर बेइख्तियार बोल उठी, लेकिन जब ये हमें अपने पास नहीं आने दे रही तो डॉक्टर कबीर को कैसे आने देगी? डॉक्टर रश्मि की नज़रें अब भी रिया पर टिकी थी, जो रोते रोते हिचकियाँ ले रही थी और लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। डॉक्टर रश्मि ने धीरे से जवाब दिया, हर मरीज़ दवा से पहले भरोसा मांगता है, और कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन्हें टाँके नहीं बल्कि हमारा बर्ताव सी सकता है। अगर कोई इस तक पहुँच सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर कबीर है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो वक्त पर आ जाएं, क्योंकि खून बहुत बह चुका है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो औरत की जान चली जाएगी। अंदर एक बार फिर रिया की दिल चीर देने वाली चीख उभरी और पूरा वार्ड कुछ पलों के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। दूसरी तरफ नर्स भागती हुई डॉक्टर कबीर के कैबिन पहुंच चुकी थी। उसने घबराए हुए हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक गंभीर आवाज़ आई, आइए। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। सामने टेबल के पीछे डॉक्टर कबीर शर्मा किसी मेडिकल रिपोर्ट का जायज़ा ले रहे थे। सफ़ेद कोट पहने वो एक बेहद आकर्षक और शांत व्यक्तित्व के मालिक लग रहे थे। उन्होंने सर उठाकर नर्स को देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? नर्स ने एक गहरा सांस लिया। डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड में एक लड़की आई है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, मानसिक रूप से गहरे सदमे में है और किसी को अपने पास नहीं आने दे रही। उसने अपने नाजुक हिस्से में कोई चीज़ फंसा ली है, ब्लीडिंग लगातार हो रही है। डॉक्टर रश्मि ने कहा है कि तुरंत आपको बुलाया जाए।
तीनों लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, पर वो किसी का हाथ लगाने नहीं दे रही। उसे हॉस्टल से उसकी दोस्त लेकर आई है। अगर और देर हुई तो उसकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी पड़ गई। डॉक्टर कबीर एक ही पल में अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। जब 3 लेडी डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं तो उसे बेहोश क्यों नहीं किया गया? मरीज़ की जान खतरे में है। सब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? नर्स ने बेबसी से जवाब दिया, सर। वो हाथ लगते ही ख़ुद को और ज़ख्मी करने लगती है, किसी को करीब नहीं आने दे रही, चीख चिल्ला रही है। हम सब ने कोशिश की मगर डॉक्टर कबीर ने एक शब्द भी नहीं कहा। फाइल टेबल पर छोड़ते हुए वो बड़े बड़े कदमों से कैबिन से निकल गए। नर्स लगभग भागती हुई उनके पीछे थी। कुछ ही देर में जब वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचे तो डॉक्टर रश्मि दरवाजे पर ही खड़ी मिले। उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर डॉक्टर कबीर की सख्त आवाज़ पहले गूंज उठी, अंदर मरीज़ चीख रही है और आप लोग यहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मरीज़ सहयोग नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि इलाज रोक दिया जाए। जान बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। डॉक्टर रश्मि ने धैर्य से जवाब दिया, हम ज़बरदस्ती करते तो वो खुद को और ज़्यादा नुकसान, इसीलिए तो प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने बात काट दी। ऐसी स्थिति में सुरक्षित तरीके से मरीज़ को काबू में करके इलाज शुरू किया जाता है। हर गुजरता मिनट खून के नुकसान को बढ़ा रहा है। तीनों लेडी डॉक्टर्स खामोश खड़ी रह गईं। डॉक्टर कबीर ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। रिया अब भी बेकाबू थी, आंखें डर से फटी हुई थीं और वो लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। डॉक्टर कबीर उसके करीब आ गए मगर उनकी आवाज़ बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी, न तेज़ न सख्त। मेरा नाम डॉक्टर कबीर है, हम तुम्हें तकलीफ़ देने नहीं आए, सिर्फ तुम्हारी जान बचानी है। मगर रिया ने जवाब में एक और चीख मारी और हाथ झटकने लगी। डॉक्टर कबीर ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने दोनों नर्सेस की तरफ इशारा किया, सुरक्षित तरीके से इसके हाथ पैर संभालिए, इसे और चोट नहीं लगनी चाहिए। दोनों नर्सेस ने ट्रेंड अंदाज में आगे बढ़कर बेहद एहतियात से उसके दोनों हाथ थाम लिए ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। डॉक्टर कबीर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिया और बेहद महारत से दवा दी। कुछ ही पलों तक रिया की सांसें तेज़ रहीं, फिर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ने लगा, आंखें बंद हो गईं और उसकी बेचैनी शांत हो गई। वाइटल्स लगातार मॉनिटर कीजिए, उन्होंने शांत लहजे में कहा। किसी भी तरह का बदलाव हो तो तुरंत बताइए। उन्होंने स्टेराइल ग्लव्स पहने, स्क्रीन लगाकर मरीज़ की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा और ज़रूरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए। चेकअप बेहद एहतियात और प्रोफेशनल तरीके से किया गया। पहले खून बहने की असल वजह देखी गई, फिर एक विशेष मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से फंसी हुई चीज़ को बेहद आहिस्ता से उस एंगल पर लाया गया जहां आसपास के टिश्यूज़ को कम से कम नुकसान पहुंचे। बिना किसी फजूल दबाव के हर कदम नाप तोल कर उठाया गया। कुछ ही पलों की शांत कोशिश के बाद वो चीज़ सुरक्षित बाहर निकाल ले गई। उन्होंने ज़रूरी निर्देश दिए। ज़ख्म का बारीकी से जायज़ा लिया गया, ब्लीडिंग को रोका गया, अफेक्टेड एरिया को साफ़ किया गया और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ सही तरह से ड्रेसिंग की गई। एंटीबायोटिक्स शुरू कीजिए, पेन किलर लिख लीजिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट और गायनेकोलॉजी और साइकाइट्री दोनों का इमीडिएट कंसल्टेशन चाहिए। उन्होंने ग्लव्स उतारते हुए एक गहरा सांस लिया। ये सिर्फ शारीरिक चोट का मामला नहीं है, जब ये होश में आए तो इससे कोई सख्त सवाल नहीं करेगा। पहले इसे ये महसूस करवाना होगा कि ये सुरक्षित है। विश्वास के बिना इसका इलाज पूरा नहीं होगा। वार्ड में मौजूद हर शख्स कुछ पलों के लिए खामोश रहा। अभी कुछ देर पहले जो लड़की अपनी चीखों से पूरे हॉस्पिटल को हिला रही थी, अब शांत लेटी थी और उसकी जान बचाने की सबसे बड़ी और पहली जंग जीती जा चुकी थी। उन्होंने एक शांत नज़र उन तीनों लेडी डॉक्टर्स पर डाली और खामोशी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। साथ ही नर्स को हिदायत दी कि जैसे उसे होश आए उन्हें खबर की जाए। उस लड़की का मासूम चेहरा बता रहा था कि वो वाकई निर्दोष है। अगले दिन रिया जनरल वार्ड के एक कोने में लेटी छत को सूनी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों के गिर्द काले घरे साफ दिखाई दे रहे थे, पलकें सूजी हुई थी और चेहरे से जैसे ज़िंदगी का हर रंग छिन गया था। वो बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर लेती मगर अगले ही पल कल की तकलीफ़ एक खौफनाक सपने की तरह उसके सामने आ खड़ी होती। दिल बार बार यही कहता कि काश धरती फट जाए और वो उसमें कहीं समा जाए। एक पल को उसके दिमाग में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल भी आया मगर अगले ही पल उसका हाथ बेजान होकर चादर पर गिर गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि अपने बारे में कोई फ़ैसला कर सके।
शर्मिंदगी, डर, पछतावा और बेबसी उसके वजूद पर इस तरह हावी थी कि सांस लेना भी एक बोझ लग रहा था। वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसी पल कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। साफ सुथरा पहनावा पहने वो किसी अच्छे ख़ानदान का लग रहा था। रिया ने जैसे ही नज़र उठाई उसके चेहरे के रंग उड़ गए। देव, उसके होंठ कँपकँपाए। देव तेज़ कदमों से उसके करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आखिर तुमने अपने साथ ये क्या किया है? उसकी आवाज़ दबी हुई थी मगर गुस्से से कांप रही थी। मैंने तुम्हें हॉस्टल इसलिए भेजा था कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, ना कि अपनी जान इस तरह खतरे में डाल लो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कल से मुझे कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। इतनी घटिया हरकत, ऐसी कौन सी आग थी जिसने तुम्हें ये करने पर मजबूर कर दिया? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। देव, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। मैं जानबूझकर। और क्या सुनूं मैं? उसने तलखी से बात काट दी। तुमने खुद को इस हाल तक पहुंचा दिया। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो मुझसे बात करती, किसी डॉक्टर से बात करती, किसी दोस्त से मदद मांगती। ये रास्ता क्यों चुना? रिया ने कपकपाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं बहुत अकेली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने मोबाइल पर एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे कुछ नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ। उसकी आवाज़ रुक गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। देव ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं, मगर उसके लहजे में सख्ती अब भी बरकरार थी। गलती? तुम इसे सिर्फ एक गलती कह रही हो? तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर कल रात कुछ हो जाता, लोग मेरा गला पकड़ते। पत्नी को क्यों भेजा? कितनी बदनामी होती मेरी। रिया रोते हुए सिर्फ इतना कह सकी, मुझे खुद से नफ़रत हो रही है। देव अभी कुछ और कहने ही वाला था कि दरवाज़ा दोबारा खुला। डॉक्टर कबीर शर्मा मरीज़ की फ़ाइल हाथ में लिए अंदर दाखिल हुए। आखिरी जुमले उनके कानों में पड़ चुके थे। उन्होंने एक नज़र रिया के आंसुओं पर डाली, फिर देव की तरफ मतवज्जह हुए। माफ़ कीजिएगा, आप कौन हैं? देव ने सीधे खड़े होते हुए जवाब दिया, मैं इसका पति हूँ। ठीक है, डॉक्टर कबीर ने गंभीरता से कहा, लेकिन इस वक्त आप एक मरीज़ के कमरे में मौजूद हैं और आपका लहजा उसकी हालत को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। देव ने नागवारी से कहा, ये मेरी पत्नी है, मुझे हक़ है इससे बात करने का। डॉक्टर कबीर ने नज़रें उससे नहीं हटाई। पति होने से ये हक़ नहीं मिल जाता कि ऐसे वक्त में मरीज़ पर भावनात्मक दबाव डाला जाए। ये इस वक्त बेहद शारीरिक और मानसिक सदमे से गुज़र रही है। इसे इलाज, सुकून और सहयोग की ज़रूरत है, पूछताछ की नहीं। देव ने तल्ख़ लहजे में कहा, डॉक्टर, आपको शायद पूरी हकीकत नहीं पता। मुझे इतना ज़रूर पता है। डॉक्टर कबीर ने बात काट दी कि कल रात इसकी जान खतरे में थी और ये बिल्कुल अकेली थी। उस वक्त इसके पास कोई पति नहीं था। बेहतर होगा आप बाहर जाइए। आज भी इसकी मानसिक स्थिति बेहद नाजुक है। अगर आप सच में इसका भला चाहते हैं तो पहले इसे सुरक्षित महसूस होने दीजिए। बाकी बातें उस वक्त कीजिएगा जब ये सेहत के लिहाज से थोड़ा संभल जाए। कमरे में चंद पलों के लिए खामोशी छा गई। देव ने रिया की तरफ देखा। वो डर से सिमटी हुई थी, नज़रें झुकी थीं और हाथ लगातार कांप रहे थे। डॉक्टर कबीर ने शांत मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फ़िलहाल आप बाहर चले जाइए। मरीज़ को आराम की ज़रूरत है। अगर बाद में मिलने की अनुमति होगी तो हम खुद आपको खबर कर देंगे। देव ने एक गहरा सांस लिया, सख्त नज़रों से रिया को देखा और फिर बिना कुछ कहे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही डॉक्टर कबीर ने कुर्सी खींचकर बेड के पास रखी और नरम लहजे में बोले, अब तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? रिया ने पलकें झुका ली। आंखों में आंसू फिर से तैरने लगे। उसने भारी आवाज़ में कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। उन्होंने नरम लहजे में जवाब दिया, अगर मैं सिर्फ एक अजनबी होता तो शायद चला जाता, लेकिन इस वक्त मैं आपका डॉक्टर हूँ। आपका इलाज मैंने किया है और मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ ज़ख्म भरना नहीं, ये जानना भी है कि आप इस मोड़ तक कैसे पहुँची। जब तक आप अपने दिल का बोझ हल्का नहीं करती, हम आपकी सही मदद नहीं कर पाएंगे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिया के सब्र का बंध टूट गया। आंसू गालों पर बहने लगे।
आप क्यों नहीं समझते? प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। आपको क्या ज़रूरत थी मेरे पति को बाहर भेजने की? वो मुझ पर नाराज़ हों, मुझसे सवाल करें, मुझे डांटें। ये हमारा निजी मामला है। डॉक्टर कबीर ने चंद पल उसे खामोशी से देखा, फिर गंभीरता से बोले, मैंने उन्हें इसलिए बाहर भेजा क्योंकि आप इस वक्त एक मरीज़ हैं और आपकी मानसिक स्थिति अब और दबाव झेलने के काबिल नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सच बताएंगी। क्या आपकी विदाई हो चुकी है या सिर्फ शादी हुई है? और क्या आपके पति ने आपको सपोर्ट किया और आपके माता पिता के घर से हॉस्टल भेजा है? रिया ने तुरंत नज़रें चुरा लीं। मैंने कहा ना, ये मेरी निजी ज़िंदगी है। ये अब सिर्फ निजी मामला नहीं रहा, डॉक्टर कबीर ने धैर्य से कहा। हॉस्पिटल को कानूनी कार्रवाई भी देखनी पड़ती है। आप बेहद ज़ख्मी हालत में लाई गई थी, इसलिए पुलिस को सूचना दी गई है। शुरुआती कार्रवाई के तहत हॉस्टल प्रशासन से भी पूछताछ हो रही है। वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रिया चौंक कर सीधी बैठ गई। क्या वार्डन से पूछताछ क्यों? क्योंकि कानून ये जानना चाहता है कि आप इस हालत तक कैसे पहुंची। उन्होंने शांत लहजे में कहा। आपकी दोस्त से भी बयान लिया जा सकता है क्योंकि वो आपको यहाँ लाई थी। नहीं, रिया घबरा कर बोली, उसका कोई कसूर नहीं है। उसने तो मेरी जान बचाई है। अगर वो मुझे यहाँ ना लाती तो शायद। उसकी आवाज़ कांप गई। उसे किसी मुश्किल में मत डालिए प्लीज़। डॉक्टर कबीर ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। अगर आप चाहती हैं कि निर्दोष लोगों को तकलीफ़ ना हो तो फिर मुझे सच्चाई जाननी होगी। बताइए, हॉस्टल जाना किसका फ़ैसला था? आपको मजबूर किया गया था या आपकी अपनी मर्ज़ी थी? कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। रिया ने दोनों हाथों से चादर को मजबूती से पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। काफ़ी देर बाद वो टूटे हुए लहजे में बोली, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था। ये मेरा अपना फ़ैसला था। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं सब कुछ सहते सहते थक गई थी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं खुद को रोज़ फजूल महसूस करती थी। एक ही घर में रहकर भी मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे लगा अगर मैं पढ़ाई के बहाने हॉस्टल चली जाऊंगी तो शायद वो मुझे रोक लेंगे। एक बार कहेंगे कि मत जाओ, लेकिन उसकी आवाज़ भर आई। उन्होंने मुझे नहीं रोका, बस अनुमति दे दी। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं किसी से लड़ नहीं सकी, किसी से शिकायत नहीं कर सकी। अंदर ही अंदर घुटती रही और फिर एक हरियाणवी या इंटरनेट वीडियो देखकर मुझसे ऐसी गलती हो गई जिसकी सज़ा मैं हर पल भुगत रही हूँ। डॉक्टर कबीर ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर ना कोई फ़ैसला था, ना कोई ताना, सिर्फ एक गहरा ठहराव था। चंद पलों बाद वो आहिस्ता से बोले, आप अपनी दोस्त के बारे में बेवजह परेशान मत होइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी निर्दोष को कोई मुश्किल ना हो, लेकिन एक वादा आपको भी करना होगा। रिया ने नम आंखों से उन्हें देखा। आप अपने इलाज में हमारा साथ देंगी। जिस्म का ज़ख्म तो भर जाएंगे, मगर दिल के ज़ख्मों के लिए भी इलाज ज़रूरी है। आज एक साइकोलॉजिस्ट आपसे मुलाकात करेंगी, उनसे खुलकर बात कीजिएगा। ये कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ठीक होने का पहला कदम है। ये कहकर डॉक्टर कबीर आहिस्ता से खड़े हुए। एक नज़र खामोश बैठी रिया पर डाली, फिर फाइल बंद की और कमरे से बाहर निकल गए, जबकि रिया पहली बार अपने आंसू नहीं छुपा रही थी। रोज़मर्रा की तरह पूरा दिन बीत गया था। डॉक्टर कबीर शर्मा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। उनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। सफ़ेद कोट भी वो उतार चुके थे, मगर कदम हॉस्पिटल से बाहर जाने के बजाय दोबारा जनरल वार्ड की तरफ मुड़ गए। नर्स स्टेशन पर मौजूद स्टाफ ने बताया, सर, डॉक्टर स्नेहा अभी तक मरीज़ का साइकोथेरेपी सेशन ले रही हैं। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया और खामोशी से वार्ड की तरफ बढ़ गए। दरवाजे के शीशे से अंदर नज़र डाली तो रिया सर झुकाए लगातार रो रही थी, जबकि डॉक्टर स्नेहा उसके सामने पूरे ध्यान से साथ बैठी थी। ना वो जल्दी कर रही थी, ना सवालों की बौछार, बस उसे बोलने का मौका दे रही थी। डॉक्टर कबीर ने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला। डॉक्टर स्नेहा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और हाथ के इशारे से बाहर इंतज़ार करने को कहा। उन्होंने बिना एक शब्द कहे दरवाज़ा बंद किया और वेटिंग एरिया की कुर्सी पर जा बैठे। लगभग 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर स्नेहा बाहर आईं, फाइल को सीने से लगाए हुए थी। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी मुश्किल केस के बाद एक साइकोलॉजिस्ट के चेहरे पर आ जाती है। डॉक्टर कबीर तुरंत खड़े हो गए। कैसा रहा सेशन? डॉक्टर स्नेहा ने एक गहरा सांस लिया। आसान नहीं था। मरीज़ ने काफ़ी देर तक सिर्फ रोना जारी रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू की।
वो चंद कदम चलते हुए एक तरफ रुक गई। अगर संक्षिप्त रिपोर्ट दूं तो ये सिर्फ एक शारीरिक चोट का मामला नहीं है, ये भयंकर मानसिक तनाव, भावनात्मक अकेलापन और लगातार ठुकराए जाने के एहसास का नतीजा है। डॉक्टर कबीर खामोशी से सुनते रहे। इस वक्त उन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साफ लक्षण मौजूद हैं, साथ ही गहरा एहसास जुर्म, खुद को बेकार समझना और सेल्फ हार्म का खतरा भी है। अगर सही साइकोथेरेपी और लगातार सपोर्ट ना मिले तो दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी रहेगी। डॉक्टर कबीर ने गंभीरता से पूछा, बैकग्राउंड? डॉक्टर स्नेहा ने फाइल खोली। माता पिता का निधन हो चुका है, भाई हैं पर उनका कोई खास सपोर्ट नहीं है। शादी को लगभग 2 साल हुए हैं। संतान ना होने पर पति ने दूसरी शादी कर ली। मेडिकल लिहाज से अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ कि समस्या किस तरफ है, मगर सारा दोष इस लड़की पर डाल दिया गया। वो एक पल को रुकी। पति की इस बेरुखी ने उसके अंदर अधूरेपन को बहुत गहरा कर दिया। वो इस उम्मीद के साथ हॉस्टल गई थी कि शायद दूरी से रिश्ता संभल जाए, मगर वहाँ जाकर पूरी तरह अकेली हो गई। डॉक्टर कबीर ने आहिस्ता से पूछा, और यह हादसा? डॉक्टर स्नेहा ने अफसोस से सर हिलाया। उसने इंटरनेट पर गुमराह करने वाला कंटेंट देखा। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सुरक्षित और हार्मलेस है। सच्चाई का पता ना होने और मानसिक तनाव की वजह से उसने एक बेहद खतरनाक फ़ैसला कर लिया, जिसका नतीजा आप देख ही चुके हैं। उन्होंने फ़ाइल बंद कर दी। ये बात भी साफ़ है कि उसने ये सब किसी शौक़ या एड्रेनालिन रश के लिए नहीं किया। वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। फ़ैसला लेने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित थी। डॉक्टर कबीर की नज़रें खामोश थीं। अब आपकी क्या राय है? डॉक्टर स्नेहा ने तुरंत जवाब दिया, मेरे ख्याल में डिस्चार्ज के बाद उसे सीधा घर भेजना सही नहीं होगा। ना तो वो ससुराल वापस जाना चाहती है, ना मायके को अपने लिए सुरक्षित समझती है। ऐसे मरीज़ों के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर संभव है तो किसी विमेन प्रोटेक्शन सेंटर, शेल्टर होम या ऐसे संस्थान से संपर्क किया जाए जहां साइकोलॉजिकल फॉलोअप भी हो सके। इलाज सिर्फ ज़ख्म भरने से पूरा नहीं होता। इसे ट्रॉमा फोकस्ड साइकोथेरेपी, रेगुलर फॉलोअप और अगर ज़रूरत रही तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर कबीर ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। डॉक्टर स्नेहा ने पहली बार गौर से उनकी तरफ देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, एक बात पूछूं? जी। आप इस मरीज़ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आमतौर पर इमरजेंसी फिजिशियंस इलाज पूरा होने के बाद केस को कंसर्न टीम के हवाले कर देते हैं, मगर आप लगातार इसकी फ़ाइल खुद देख रहे हैं, साइकाइट्रिक रेफरल भी खुद किया और अब डिस्चार्ज प्लान भी खुद सोच रहे हैं। क्या ये आपकी कोई रिश्तेदार है? चंद पलों तक खामोशी रही। डॉक्टर कबीर ने नज़रें फ़ाइल पर जमाए रखी, फिर आहिस्ता से उसे बंद किया। नहीं, सिर्फ इतना कहकर वो रुक गए। मज़ीद कोई वजाहत ना दी। फिर नहायत शाइस्तगी से बोला, थैंक यू डॉक्टर स्नेहा, आपकी रिपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर स्नेहा ने उसे जाते हुए देखा, मगर मज़ीद कुछ ना पूछा। डॉक्टर कबीर लंबे कदमों से राहदारी की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी मुश्किल ऑपरेशन के बाद आता है, मगर आंखों में एक नया फ़ैसला उतर चुका था। अब उसके लिए ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था। वो जानता था कि अगर सही कदम ना उठाया गया तो इलाज पूरा होने के बावजूद एक ज़िंदगी दोबारा उसी अंधेरे में धकेल दी जाएगी, और वो ये होने नहीं देना चाहता था। 2 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। डिस्चार्ज पेपर्स हाथ में लिए वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हर कदम पर उसके चेहरे के ताव भाव बदल जाते, जैसे मामूली सी हरकत भी उसे तकलीफ़ दे रही हो। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे की जर्दी अब भी साफ दिख रही थी। जिस्म में कमज़ोरी इस कदर थी कि एक हाथ दीवार पर रखे बिना सीधा चलना भी मुश्किल लग रहा था। नर्स ने सहारा देकर उसे गाड़ी तक पहुंचाया। वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी, मगर उसका दिल हर गुज़रते पल के साथ और ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसने कई बार खिड़की से बाहर देखा, मगर रास्ता उसके लिए बिल्कुल अनजान था। आखिर उसने हिम्मत करके सामने बैठे ड्राइवर से पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में एक नज़र उस पर डाली और निहायत आदर से बोला, मुझे सिर्फ इतना निर्देश मिला है कि आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाऊं।
रिया की बेचैनी और बढ़ गई। ये मेरे मायके का रास्ता नहीं है, ना मेरे ससुराल का। चंद पलों बाद गाड़ी एक ऊंची आधुनिक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। वह हैरान होकर बाहर देखने लगी। ये जगह। ड्राइवर ने गाड़ी बंद करते हुए नरमी से जवाब दिया, ये डॉक्टर कबीर शर्मा का निवास है। उन्हीं का निर्देश था कि आपको यहाँ छोड़ा जाए। क्या? उसके मुंह से बेख्तियार निकला, मैं यहाँ क्यों आऊँगी? शायद कोई गलतफहमी हुई है। ड्राइवर ने विनम्रता से कहा, मुझे जो आदेश मिला था मैंने वही पूरा किया, बाकी बात आप अंदर जाकर कर लीजिएगा। अभी वो मज़ीद कुछ कहती कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 50-55 साल की एक प्रतिष्ठित महिला खड़ी थी। सफ़ेद सूती पल्लू सर पर था और चेहरे पर अपनापन झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते बेटा, आप रिया हैं ना? रिया ने चंद पल उन्हें देखा, फिर धीरे से उनका हाथ थामकर बाहर आ गई। जी। महिला ने उसकी लड़खड़ाती चाल देखी तो तुरंत उसका बाजू थाम लिया। आहिस्ता, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसे सहारा देते हुए बिल्डिंग के अंदर ले आई। लिफ्ट में दाखिल होते ही रिया की बेचैनी फिर बढ़ने लगी। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम रश्मि जी है। मैं कई साल से डॉक्टर कबीर के घर की देखभाल कर रही हूँ। उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि आज उनकी एक मरीज़ आएंगी जिन्हें आराम और देखभाल की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपका ख्याल रखूं। लेकिन रिया उलझकर बोली, मैं यहाँ क्यों रहूं? रश्मि जी ने नरमी से कहा, ये सवाल आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, आपको एक सुरक्षित वातावरण में रखना ज़रूरी है। लिफ्ट 10वीं फ्लोर पर रुकी। वो दोनों बाहर निकले। चंद कदम बाद रश्मि जी ने एक बड़े फ्लैट का दरवाज़ा खोला। अंदर हर चीज़ निहायत सलीके से रखी हुई थी। वो सीधा उसी एक रोशन कमरे में गई। ये आपका कमरा है। जब तक आप यहाँ हैं आराम से यही रहेंगी। फिर सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा कमरा बिल्कुल सामने है। मैं 24 घंटे इसी घर में रहती हूँ। दवा चाहिए हो, खाना चाहिए हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बिना किसी झिझक के मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। रिया ने खामोशी से सर हिला दिया। रश्मि जी ने पानी का गिलास उनके पास रखा। पहले आराम कर लीजिए, फिर दवा का वक्त भी हो जाएगा। इतना कुछ कहकर वो खामोशी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रिया बेड के किनारे बैठ गई। उसकी नज़रें कभी कमरे पर पड़ती, कभी बंद दरवाजे पर। उसका दिल करतागिया भी था और डरा हुआ भी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया, आखिर एक डॉक्टर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? उसने बेख्तियार अपनी हथेलियां आपस में भींच लीं। अगले ही पल दूसरा ख्याल उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। उन्होंने मेरा इलाज किया था। मेरे जिस्म की वो हालत देखी थी। उसकी सांस तेज़ हो गई। अगर उनकी नीयत। उसने तुरंत अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं नहीं, मगर दिमाग के वहम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई अजनबी आखिर इतनी मेहरबानी क्यों करेगा? दुनिया में कोई किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ नहीं करता। उसकी आंखों में दोबारा आंसू भर आए। वो खुद को समझाना चाहती थी कि शायद ये सिर्फ एक डॉक्टर की इंसानियत हो, मगर पिछले कुछ महीनों ने उसका विश्वास इस बुरी तरह तोड़ दिया था कि अब उसे हर अच्छाई के पीछे कोई ना कोई खतरा दिखाई देने लगा था। वो खामोशी से बेड पर बैठ गई थी, दोनों घुटने सीने से लगा लिए और डर और उलझन के उसी दायरे में खो गई जहाँ उसे किसी पर विश्वास करना सबसे मुश्किल काम महसूस हो रहा था। पूरा दिन रोज़मर्रा की तरह बीत गया था। रात के ठीक 10 बजे फ्लैट का मेन दरवाज़ा खुला और डॉक्टर कबीर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर पूरे दिन की थकन साफ दिख रही थी, मगर कदम बदस्तूर ठहरे हुए थे। रश्मि जी जल्दी से किचन से बाहर आईं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते रश्मि जी। उन्होंने कोट उतारते हुए पूछा, जो मरीज़ आज आई थी कैसी हैं? कुछ खाया उन्होंने? रश्मि जी ने अफसोस से सर हिलाया। नहीं बेटा, एक निवाला तक नहीं लिया। कई बार समझाया, दूध भी लेकर गई, सूप भी बनाया, मगर हर बार कहती रही कि भूख नहीं है। ज़्यादातर वक्त कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी रहीं। लगता है अभी तक बहुत डरी हुई हैं। डॉक्टर कबीर ने चंद पल खामोश रहकर एक गहरा सांस लिया। डरना स्वाभाविक है, लेकिन उनका कुछ ना खाना ख़तरनाक है। उनके जिस्म में पहले ही खून की कमी है, मज़ीद कमज़ोरी बर्दाश्त नहीं होगी। फिर उन्होंने शांत लहजे में कहा,
मैं उनसे बात करता हूँ, आप 10 मिनट बाद खाना लेकर आ जाइए, शायद वो मेरे सामने कुछ खा लें। जी बेटा, रश्मि जी ने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर कबीर सीधा उस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ रिया मौजूद थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खटखटाया और जवाब का इंतज़ार किए बिना सिर्फ इतना दरवाज़ा खोला कि अंदर दाखिल हो सकें। रिया सोफ़े के किनारे बैठी थी, दोनों हाथ मजबूती से आपस में जकड़े हुए। उन्हें देखते ही वो घबराकर तुरंत खड़े होने की कोशिश में उठी, मगर अगले ही पल चेहरे का रंग दर्द से सफ़ेद पड़ गया। उसने बेइख्तियार एक दबी हुई चीख निकली और दोबारा बैठ गई। निचले हिस्से में अचानक एक खिंचाव पैदा हुआ था। डॉक्टर कबीर तुरंत एक कदम आगे बढ़े, मगर एक उचित फासला रखते हुए रुक गए। आहिस्ता, अचानक खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। कहाँ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? अगर दर्द बढ़ गया है तो मैं दवा या ड्रेसिंग देख लेता हूँ। रिया ने तुरंत हाथ आगे करके उन्हें रोक दिया। उसकी आवाज़ डर और गुस्से से कांप रही थी। खबरदार, मेरे करीब मत आइए। बहुत हो गया, मैं सब समझती हूँ। आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पहले हॉस्पिटल, फिर यहाँ ले आए। आखिर क्यों? मुझे यहाँ से जाना है। डॉक्टर कबीर चंद पल खामोश रहे। उनके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक गंभीरता थी। फिर उन्होंने निहायत स्पष्ट लहजे में कहा, अगर मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता तो हॉस्पिटल में आपकी प्राइवेसी, आपका इलाज और सुरक्षा को अपनी ज़िम्मेदारी ना बनाता। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि मरीज़ पर अधिकार मिल जाता है। मेरा काम इलाज करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिया ने अविश्वास से उन्हें देखा, मगर खामोश रही। डॉक्टर कबीर ने बात जारी रखी, आप इस वक्त हर इंसान पर शक कर रही हैं और उसकी वजह भी समझ में आती है। जब इंसान लगातार धोखे, अकेलापन और तकलीफ़ से गुज़रता है तो उसे हर दरवाज़े के पीछे खतरा नज़र आने लगता है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो चंद पल रुके, फिर लहजा थोड़ा सख्त हुआ। और एक बात सुन लीजिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना समय भी नहीं है कि किसी की मजबूरी से खेलता फिरूं। आपने जो कदम उठाया उसने आपकी जान खतरे में डाल दी। उस पर अफसोस है, मजाक नहीं। लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए आपको सहयोग करना होगा, ना कि हर उस इंसान को दुश्मन समझना होगा जो मदद करना चाहता है। रिया की पलकें झुक गईं, मगर वो कुछ ना बोली। डॉक्टर कबीर ने कहा, आपके पास इस वक्त कोई सुरक्षित जगह नहीं है। मेके नहीं जाना चाहती, ससुराल नहीं जाना चाहती, और मेडिकल लिहाज से आपको अभी लगातार देखभाल, दवा और आराम की ज़रूरत है। इसलिए आप यहाँ हैं। इस घर में रश्मि जी 24 घंटे मौजूद हैं। आपका अलग कमरा है, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है, और जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर नहीं हो जाती, यही व्यवस्था रहेगी। रिया ने धीरे से पूछा, और अगर मैं यहाँ ना रहना चाहूँ? डॉक्टर कबीर ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं आपको कैद नहीं कर रहा, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे हाल में अकेला ना छोड़ूं जहां आप दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाएं। अगर आप कहीं और सुरक्षित रहने का कोई भरोसेमंद इंतज़ाम बता दें तो हम उस पर बात कर सकते हैं, वरना फ़िलहाल यही जगह आपके लिए सबसे सेफ़ है। इतने में रश्मि जी दरवाजे पर खाने की ट्रे लेकर आ गईं। डॉक्टर कबीर ने ट्रे टेबल पर रखते हुए सिर्फ इतना कहा, पहले कुछ निवाले खा लीजिए, दवा खाली पेट नहीं ली जा सकती। फिर वो मुड़े, दरवाजे तक पहुँचे और एक पल रुके और बिना पीछे देखे बोले, विश्वास एक दिन में वापस नहीं आता। मैं इस बात को समझता हूँ। आपको भी एक बात समझनी होगी, यहाँ आपसे कोई आपका कुछ छीनने नहीं आया। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ये कहकर वो खामोशी से बाहर निकल गए। रिया देर तक उसी दरवाजे को देखती रही। उसके दिमाग में उठने वाला डर अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, मगर पहली बार उन्हें चुनौती देने वाला एक ख्याल भी पैदा हुआ था। शायद वो इंसान वैसा नहीं था जैसा उसने अपने डर के आधार पर सोच लिया था, और शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। लेकिन उनकी बातें उसे अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने उसे सीधे सीधे गंदी लड़की होने का टैग नहीं दिया था, मगर उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो उसे अच्छा नहीं समझते, और ये भी उसके दिमाग का एक फिजूल सा फितूर था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन हुआ था। सूरज निकलने से पहले ही डॉक्टर कबीर की आंख खुल गई थी। पूरी रात वे एक अनजानी बेचैनी में करवटें बदलते रहे थे। कल रात गुस्से में कहे गए अपने शब्द बार बार उनके दिमाग में गूंज रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने सख्त लहजा इख्तियार किया था, जबकि सामने बैठी लड़की पहले ही भयंकर मानसिक सदमे से गुजर रही थी। उन्होंने
आईने के सामने खड़े होकर एक गहरा सांस लिया, अपना कोट पहना और खामोश कदमों से रिया के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। दरवाजे पर 2 बार हल्की दस्तक दी। अंदर से मध्यम आवाज़ आई, आ जाइए। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। रिया बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी। आंखों की सूजन बता रही थी कि रात उसकी भी आंसुओं में गुजरी। डॉक्टर कबीर ने उचित फासले पर रुककर नर्म लहजे में पूछा, आज तबीयत कैसी है? दर्द पहले से कुछ कम हुआ? रिया ने उनकी तरफ देखे बिना संक्षिप्त जवाब दिया, जी ठीक हूँ। उसके लहजे की सर्द महरी छिपी न रह सकी। चंद पल खामोश रही, फिर उसने खुद ही सवाल किया, मैं यहाँ कब तक रहूँगी? डॉक्टर कबीर ने गंभीरता से जवाब दिया, जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि आप सुरक्षित हैं। मैंने पिछली शाम आपके भाई से बात की थी और आपके पति से भी। दोनों इस वक्त भयंकर गुस्से में हैं। रिया ने पहली बार चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर कबीर ने आहिस्ता से कहा, वो इस हादसे को समझने की बजाय सिर्फ दोष की नज़र से देख रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें समझा सकूं कि आपको मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि तानों की, लेकिन फ़िलहाल वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे डर है इस माहौल में वापस जाना आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। रिया ने एक तल्ख सी हंसी हंसी, यानी अब मैं हर जगह बोझ बन चुकी हूँ। ऐसा मत कहिए, डॉक्टर कबीर ने तुरंत जवाब दिया, आप बोझ नहीं हैं, आप एक मरीज़ हैं और मरीज़ को इलाज और सुरक्षा दोनों की ज़रूरत होती है। रिया ने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर उसकी आवाज़ में दबी हुई चुभन उभर आई। बुरा मत मानिएगा डॉक्टर साहब, लेकिन कल रात आपने भी तो मुझे यही एहसास दिलाया था कि सारी गलती मेरी है। सब यही कहते हैं कि मैंने गलत किया, कोई ये नहीं पूछता कि मैं इस हाल तक पहुंची कैसे। डॉक्टर कबीर ने चेहरे पर एक खामोश नदामत उतर आई। उन्होंने चंद पल नज़रें झुका कर रखीं, फिर धीरे से बोले, आप ठीक कह रही हैं, कल रात मेरा लहजा सख्त था और मुझे इसका बेहद अफसोस है। वो एक कदम पीछे हट गए, जैसे फ़ासला बनाए रखना चाहते हो। मैं आपके फ़ैसले से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उससे आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे फ़ैसले अक्सर भयंकर अकेलेपन, निराशा और भावनात्मक टूट फूट के बाद होते हैं। मैं आपके दर्द को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। रिया की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रही। डॉक्टर कबीर ने पहली बार उसकी तरफ पूरी गंभीरता से देखा। मैं क्षमा मांग रहा हूँ रिया, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे कल रात अपने शब्द और ज़्यादा एहतियात से चुनने चाहिए थे। कभी कभी लगातार मुश्किल केसेस, लंबी ड्यूटीज़ और जान बचाने की दौड़ इंसान को थका देती है, लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी कम नहीं करती। अगर मेरे लहजे ने आपको और तकलीफ़ दी तो मुझे वाकई दुख है। रिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो ना उन्हें माफ़ कर पा रही थी, ना उनसे नाराज़ रह पा रही थी। कमरे में खामोशी फैल गई। डॉक्टर कबीर ने महसूस किया कि इस वक्त मज़ीद कुछ कहना शायद सही नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नाश्ता रश्मि जी ले आएंगी, दवा वक्त पर खा लीजिएगा, और अगर कभी बात करने का दिल चाहे तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। वो मुड़े और आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने की मध्यम सी आवाज़ आई तो रिया ने अपने होंठ भींच लिए। अगले ही पल उसके आंसू बेइख्तियार बहने लगे। वो जितना खुद को इस इंसान से दूर रखना चाहती थी, उतना ही उसके बर्ताव उसे उलझा रहा था। वो उसके पति जैसा नहीं था जो सिर्फ दोष देता था, न उसके भाई जैसा जो सिर्फ गुस्सा दिखाता था। उनकी सख्ती में भी एक अजीब सी जिम्मेदारी थी और उनकी क्षमा याचना में कोई दिखावा नहीं था। शायद यही फ़र्क उसे सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ था कि कोई उसके ज़ख्म को सिर्फ देख नहीं रहा, समझने की कोशिश भी कर रहा है। और यही बात उसे उनकी तरफ खींच रही थी, जो एक अच्छा साइन नहीं था। पूरा दिन बीत गया था, रात काफ़ी गुजर गई थी। डॉक्टर कबीर अभी कुछ ही पल पहले हॉस्पिटल से वापस आए थे। कोट सोफ़े के बैकरेस्ट पर रखा ही था कि दरवाज़े की बेल लगातार बजने लगी। उन्होंने चौंक कर घड़ी देखी, फिर आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक आए। डोवियों में नज़र डाली तो सामने खड़े शख्स को देखकर उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। बाहर देव खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल, सांसें तेज़ और आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी थी।
कबीर ने एक पल सोचा, फिर दरवाज़ा खोला। देव अनुमति के इंतज़ार किए बिना अंदर घुस आया। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, रिया बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। डॉक्टर कबीर ने दरवाज़ा बंद करते हुए नहायत गंभीरता से कहा, आवाज़ नीची रखिए, ये मेरा घर है, हॉस्पिटल की भीड़ नहीं। यहाँ इस तरह शोर मचाने की अनुमति नहीं है। देव ने एक नफ़रत भरी नज़र उन पर डाली। तुम खामोशी से खड़े रहो, पहले मेरी पत्नी को सामने लाओ, फिर तुमसे भी हिसाब होगा। कबीर ने धैर्य से जवाब दिया, पहले खुद को संभाल लीजिए, फिर बात करेंगे। देव तन से हंसा। बात? तुम मेरे साथ बात करोगे? मेरी विवाहित पत्नी को अपने घर में रखकर मुझे नैतिकता सिखा रहे हो? आज हॉस्पिटल गया था, बड़ी मुश्किल से एक नर्स ने बताया कि तुम उसे यहाँ ले आए हो। पैसे दिए तब जाकर तुम्हारा पता मिला। अब बताओ किस हक से उसे यहाँ रखा हुआ है? कबीर का लहजा पहले जैसा ही शांत था। उसी हक से जिस हक से एक डॉक्टर अपने मरीज़ की सुरक्षा करता है। सुरक्षा? देव ने करीब आकर कहा, वो मेरी पत्नी है, उसका फ़ैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला। शोर सुनकर रिया बाहर निकल आई। उसके चेहरे का रंग एक ही पल में सफ़ेद पड़ गया। देव? उसे देखते ही देव का गुस्सा भयंकर रूप से भड़क उठा। आखिर मिल ही गई तुम। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसे ज़ोर से पकड़ लेगा, मगर डॉक्टर कबीर तुरंत दोनों के बीच आ खड़े हुए। उन्होंने एक हाथ आगे करते हुए मजबूत लहजे में कहा, रुक जाइए, एक कदम भी आगे नहीं। देव ने गुस्से से उनका हाथ झटकने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, आज मैं इससे हिसाब लेकर रहूँगा। कबीर अपनी जगह से नहीं हिले। आप इस वक्त गुस्से में हैं और इस स्थिति में आपको इसके करीब जाने की अनुमति नहीं दूंगा। देव चीख उठा, अनुमति? तुम मुझे अनुमति दोगे? इस औरत ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पहले अपनी लापरवाही से हॉस्पिटल पहुंची, अब एक गैर मर्द के घर में रह रही है। लोग क्या कहेंगे? न जाने यहाँ क्या क्या हो रहा होगा। उसके शब्द ख़त्म भी नहीं हुए थे कि कबीर की आवाज़ पहली बार बेहद सख्त हो गई। बस। उनकी एक ही आवाज़ पर पूरा कमरा शांत हो गया। आपने आरोप अपने पास रखिए। आप एक मरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी अपराधी के बारे में। देव ने तंज से कहा, मरीज़? तुम इसे निर्दोष साबित करोगे? मैं किसी को निर्दोष या अपराधी साबित नहीं कर रहा। कबीर ने साफ लहजे में जवाब दिया, मैं सिर्फ सच्चाई जानता हूँ। वो भयंकर मानसिक तनाव, शारीरिक तकलीफ़ और लगातार भावनात्मक अज़ाब से गुजरी है। इसे इलाज की ज़रूरत है, सज़ा की नहीं। देव ने नफ़रत से रिया की तरफ देखा। ये चरित्रहीन औरत है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। रिया एक कदम पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसकी तरफ देखे बिना देव से कहा, शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। किसी इंसान की इज्जत छीन लेना बहुत आसान है, वापस देना बहुत मुश्किल। तुम मुझे ज्ञान दोगे? देव ने गुस्से से कहा, मैं पति हूँ इसका। पति होना अधिकार देता है, बर्ताव में क्रूरता का लाइसेंस नहीं। कबीर ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। और अगर आपने दोबारा हाथ उठाने या धमकी देने की कोशिश की तो मुझे सिक्योरिटी और पुलिस दोनों को बुलाना पड़ेगा। देव चंद पल खामोश खड़ा रहा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि सामने खड़ा इंसान दबने वालों में से नहीं है। कबीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अब आप जाइए। अगर भविष्य में किसी कानूनी या पारिवारिक मामले पर बात करनी हो तो वकील या उचित अधिकारियों की मौजूदगी में कीजिएगा। इस तरह घर में घुसकर धमकियां देना स्वीकार योग्य नहीं है। देव ने मुट्ठियां भींच लीं। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी डॉक्टर, तुम्हें भी याद रखूँगा और इसे भी। कबीर ने दरवाज़ा खोला। धमकियों से सच्चाई नहीं बदलती। अब आप पधारिए। देव ने आखिरी बार एक नफ़रत भरी नज़र दोनों पर डाली, फिर मुड़ा और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही रिया के घुटनों में जैसे जान न रही। वो पास की दीवार का सहारा लेकर खड़ी रह गई, जबकि डॉक्टर कबीर ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ डाली और नर्म आवाज़ में कहा, आप सुरक्षित हैं। जब तक आप यहाँ हैं कोई आपको ज़बरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकता। ये संक्षिप्त सा वाक़या सुनकर रिया की आंखों में फिर आंसू उतर आए, मगर इस बार
इन आंसुओं में दर्द के साथ एक मध्यम सा सुरक्षा का एहसास भी शामिल था। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए थे, इस बात से अनजान के पीछे वो लड़की उनके लिए अब अपने दिल में कैसे जज्बात महसूस करने लगी थी। 2 दिन गुजरने के बाद रिया की शारीरिक हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। चलते हुए अब उसे पहले जैसी लड़खड़ाहट महसूस नहीं होती थी। सिर्फ कभी कभार हल्का सा खिंचाव उसे एहतियात से कदम रखने पर मजबूर कर देता था। रश्मि जी ने कई बार उसे आराम करने को कहा, मगर कई दिन एक ही कमरे में रहने के बाद आज उसका दिल चाहा कि पूरा फ्लैट देखे। वह आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग कमरों से गुजरती हुई आखिर में एक बड़े स्टडी रूम में दाखिल हुई। चारों तरफ ऊंची ऊंची अलमारियां थीं, जिनमें मेडिकल, साइकोलॉजी, दर्शन और साहित्य की बेहद किताबें सलीके से रखी थीं। वो हैरान होकर एक एक शेल्फ को देख रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ज़िंदगी थी, जैसे वो कोई तस्वीर नहीं बल्कि अभी बोल पड़ेगी। रिया देर तक उसी तस्वीर को देखती रही। न जाने क्यों उसके दिल में एक अनजाना सा सवाल उभरा, फिर उसके साथ एक ऐसी चुभन जिसकी वजह वो खुद भी ना समझ सकी। ये कौन है? उसने दिल ही दिल में सोचा। क्या डॉक्टर साहब की पत्नी है? ये ख्याल आते ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। वो खुद अपने इस एहसास पर हैरान रह गई कि उसे इस बात से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। अभी वो सोचों में खोई हुई थी कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो फ़ौरन पलटी। डॉक्टर कबीर दरवाजे के पास खड़े थे। उनके हाथ में एक फ़ाइल थी, मगर नज़रें सीधी रिया पर थीं। वो हल्का सा मुस्कुराए। आज तो आप पूरा निरीक्षण कर रही हैं। तबीयत अब कैसी है? रिया ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, भगवान का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हूँ। अब चलते हुए भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। खिंचाव भी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा रहा था तो सोचा घर देख लूँ, इसीलिए यहाँ आ गई। फिर उसने दोबारा उस तस्वीर की तरफ देखा। अगर बुरा न माने तो ये कौन है? बहुत खूबसूरत है। एक पल में डॉक्टर कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे कहीं खो गई। उनकी आंखों में एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। उन्होंने तस्वीर की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, मेरी बहन अंजलि। रिया ने बेइख्तियार दोबारा तस्वीर को देखा। न जाने क्यों उसके दिल से एक अनजाना सा बोझ उतर गया। मगर उसी पल डॉक्टर कबीर की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। आप शायद सोचती होंगी कि मैंने आपके लिए इतना सब कुछ क्यों किया। वो खामोशी से उनकी तरफ मतवज्जे हो गई। मैं एक सर्जन हूँ। आमतौर पर इलाज के बाद मरीज़ अपनी ज़िंदगी में चला जाता है और मैं पर्सनल बाउंड्रीज़ बनाए रखता हूँ, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने गहरा सांस लिया, क्योंकि आपकी हालात ने मुझे बरसों पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया था। रिया खामोशी से सुनती रही। मेरी बहन भी एक वक्त में भयंकर मानसिक अकेलेपन का शिकार हो गई थी। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी टूट रही थी। उसने भी आपकी तरह खुद को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की थी। उसे सहारा देने की बजाय लोग उस पर फासले सुनाते रहे। किसी ने उसे ये नहीं पूछा कि वो अंदर से किस हाल में है। उसे कमज़ोर कहा गया, दोषी कहा गया, शर्मिंदा किया गया, मगर समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। उनकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा धीमी हो गई थी। जब इंसान लगातार अकेला रह जाए तो कभी कभी वो ऐसे फ़ैसले कर बैठता है जो उसकी तकलीफ़ की शिद्दत तो बताते हैं, मगर उसके चरित्र की सच्चाई नहीं। मेरी बहन भी सही वक्त पर मदद ना मिलने की वजह से हमसे बिछड़ गई। चंद पलों की खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता से बोले, जिस दिन आप इमरजेंसी में आई मुझे सिर्फ एक मरीज़ नहीं दिख रही थी। मुझे वो दिन याद आ गया कि जब मैं अपनी बहन को बचा नहीं सका था। शायद इसीलिए मैंने इस बार खुद से वादा किया कि अगर मेरे बस में हुआ तो किसी और को इस अंजाम तक नहीं पहुंचाने दूंगा। रिया की आंखें भर आईं। उसने तस्वीर की तरफ देखा। अब वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे पहले से कहीं ज़्यादा उदास महसूस हो रहा था। डॉक्टर कबीर ने फ़ाइल बंद की और नॉर्मल लहजे में सिर्फ इतना कहा, अब आप बेहतर हो रही हैं, महत्वपूर्ण बात है। बाकी ज़ख्मों को भरने में वक्त लगता है, मगर वो भी भर जाते हैं अगर इंसान को अकेला ना छोड़ा जाए।
ये कहकर वो खामोशी से मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। रिया देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी नज़रें तस्वीर पर थीं, मगर जहन में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि डॉक्टर कबीर उसकी मदद उस पर कोई एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने ज़ख्म को बोझ के साथ कर रहे थे। और ये एहसास उसके दिल में इस इंसान के लिए एक गहरी सहानुभूति छोड़ गया। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था। एक हफ्ते बाद डाइनिंग टेबल पर डॉक्टर कबीर खामोशी से खाना खा रहे थे। उनकी आदत थी कि खाने के दौरान ज़्यादा बात नहीं करते थे, मगर आज उनकी नज़रें बार बार रिया के कमरे की तरफ उठ रही थीं। चंद पलों बाद हल्के से कदमों की आहट सुनाई दी। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। कबीर को एक हल्का सा झटका लगा। वो उसे ही याद कर रहे थे और वो हाजिर हो गई थी। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी, जैसे वो वापस पलट जाना चाहती हो मगर खुद को रोक रही हो। डॉक्टर कबीर ने उसे देखा तो फ़ौरन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आइए, खड़ी क्यों हैं? तशरीफ़ रखिए, मेरे साथ खाना खाइए। रिया ने चंद पल उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर कबीर ने प्लेट उसकी तरफ सरकाई। बताइए, क्या लेंगी? बिरयानी पसंद करेंगी या रोटी के साथ सब्ज़ी? रिया ने हल्के से ना में सर हिलाया। मुझे पहले आपसे एक बात करनी है। डॉक्टर कबीर ने प्लेट एक तरफ रखते हुए पूरी तवज्जो उसकी तरफ कर दी। जी ज़रूर, सुकून से कहिए। रिया ने गहरा सांस लिया, जैसे शब्द जमा कर रही हो। मैं अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ कांप गई, मगर उसने बात पूरी की। मैं इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहती। अगर संभव हो तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? और एक बात और, उसने नज़रें झुका लीं। मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म ना हो जहाँ मेरी गलतियाँ शुरू हुई थीं। डॉक्टर कबीर कुछ पल खामोश रहे, फिर नहायत गंभीरता से बोले, जहाँ तक डिवोर्स का सवाल है, अगर यही आपका सोचना समझना फ़ैसला है तो मैं आपको उचित कानूनी मदद दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। किसी ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ इज़्ज़त, विश्वास और सुरक्षा ना हो, इंसान को अंदर से तोड़ देता है। फिर उन्होंने नरमी से कहा, और रही पढ़ाई की बात, तो मुझे खुशी है कि आपने ये फ़ैसला किया, लेकिन एक शर्त है। रिया ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। फ़िलहाल आप हॉस्टल वापस नहीं जाएंगी। अभी आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और मानसिक रूप से संभलने में भी वक्त लगता है। चंद महीनों बाद जब आप खुद को मजबूत महसूस करेंगी, तब आप जहाँ चाहेंगी, जिस तरह चाहेंगी, अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस बार आप अकेली ना हो। रिया की आंखें भीग गईं। आपको मालूम है डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ इस तरह बात करेगा। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पहचान हमेशा उसी एक गलती से होगी। लोग मुझे बुरे नामों से पुकारेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, मेरी पूरी ज़िंदगी एक दाग बन जाएगी। उसने रुकते रुकते कहा, लेकिन आपने मुझे सिर्फ मेरे सबसे बुरे लम्हे से नहीं पहचाना। आपने सबको ये समझाने की कोशिश की कि एक इंसान की गलती और उसकी पूरी शख्सियत एक जैसी चीज़ नहीं होती। उसके आंसू अब खामोशी से बह रहे थे। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं जानती हूँ कि मैंने खुद को नुकसान पहुँचाया और उससे दूसरों को भी तकलीफ़ पहुँची, मगर मैं एक बात का वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी को इस नज़र से नहीं देखूँगी कि ये ख़त्म करने के काबिल है। मैं अपनी गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करूँगी। डॉक्टर कबीर ने पहली बार इत्मीनान से मुस्कुरा कर उसे देखा। यही बात सुनना चाहता था। उन्होंने धीरे से कहा, ज़िंदगी में हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। असल फ़र्क ये होता है कि उन गलतियों के नीचे दब जाता है और कोई सबक लेकर दोबारा खड़ा होना सीख जाता है। मुझे लगता है आपने दोबारा खड़े होने का पहला कदम उठा लिया है। रिया ने नम आंखों से सर हिलाया। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मगर सच्ची मुस्कुराहट उभरी। डॉक्टर कबीर ने प्लेट दोबारा उसकी तरफ बढ़ाई और नॉर्मल अंदाज में बोले, अब अनुमति है, पहले खाना खाइए। स्वस्थ होना भी आपकी नई ज़िंदगी का हिस्सा है। रिया ने खामोशी से प्लेट थाम ली। उस लम्हे उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी ने
उसे सब कुछ नहीं छीना बल्कि उसे एक और मौका दिया है। वक्त तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। 2 साल बाद ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर गया था। स्टेज पर खड़ी रिया के हाथों में वो डिग्री थी जिसे हासिल करने के लिए उसने सिर्फ किताबें नहीं, अपनी टूटी हुई हिम्मत भी दोबारा जोड़ी थी। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ एक लंबी परीक्षा के बाद नसीब होता है। डिग्री लेते ही उसकी नज़रें बेइख्तियार ऑडियंस में जा ठहरीं। पहली रो में डॉक्टर कबीर बैठे थे। वो खामोशी से मगर पूरे गर्व के साथ तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में आज किसी डॉक्टर की कामयाबी नहीं बल्कि एक इंसान की दुआ पूरी होने की खुशी थी। रिया स्टेज से उतरी और सीधी उनकी तरफ चल दी। दोनों चंद पल एक दूसरे को देखते रहे। डॉक्टर कबीर मुस्कुराकर खड़े हुए और बोले, मुबारक हो रिया, सिर्फ डिग्री की नहीं, अपनी ज़िंदगी दोबारा जीतने की मुबारक हो। आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसकी एक गलती नहीं बल्कि उस गलती के बाद उठाया जाने वाला कदम होता है। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेजुएशन कैप देखा, फिर धीरे से आगे बढ़कर वो कैप डॉक्टर कबीर के सर पर रख दिया। कबीर हैरत से उसे देखने लगे। वो हल्की सी मुस्कुराई। ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है। अगर उस दिन आप मेरा हाथ ना थामते तो शायद आज मैं जीवित भी ना होती। उसने आहिस्ता से उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर शब्दों में पूरा विश्वास था। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछूं? कबीर ने नर्म लहजे में कहा, ज़रूर। रिया ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? चंद पलों के लिए जैसे वक्त थम गया हो, उसने बात जारी रखी। मैं आपसे सिर्फ प्रेम नहीं करती, मैं आपकी बेहद इज़्ज़त करती हूँ। जब पूरी दुनिया मुझे सबसे बुरे लम्हे से पहचान रही थी, आपने मुझे मेरे बेहतर भविष्य से पहचाना। जब सब मुझे दोष दे रहे थे, आपने मेरा इलाज किया। जब मेरे अपने मुझे छोड़ गए, आपने मुझे सहारा दिया। आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि टूट जाना इंसान की आखिरी मंजिल नहीं होती। मेरे दिल में अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इनकार भी कर दें तो भी आपके लिए मेरी दुआ और आदर कभी कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरा हाथ थाम लें तो मैं ज़िंदगी भर इस विश्वास की रक्षा करूंगी जो आपने मुझ पर किया। डॉक्टर कबीर ने खामोशी से नज़रें झुका लीं। उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने चंद पलों बाद आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें उस दिन सहारा इसलिए नहीं दिया कि एक दिन तुमसे ये सुन सकूं। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन इन 2 बरसों में मैंने एक ज़ख्मी इंसान को दोबारा जीते हुए देखा है, अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखा है। और शायद इस सफ़र में मुझे भी एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए सिर्फ़ एक पुरानी मरीज़ नहीं रही। उन्होंने प्रेम भरी निगाह से उसे देखा। अगर ये फ़ैसला तुमने किसी कमज़ोरी, किसी एहसान का बोझ या किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे सुकून और आज़ादी से किया है तो मेरा जवाब हाँ है। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कबीर ने आहिस्ता से उसका हाथ मजबूती से थामा, फिर आदर के साथ उसे अपने करीब कर लिया। ऑडियंस एक बार फिर तालियों से हाल गूंजने लगी। रिया ने आंखें बंद कर लीं। 2 साल पहले वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी और आज वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रही थी। कभी कभी एक इंसान का सही वक्त पर दिया गया आदर, एक नर्म शब्द और एक सुरक्षित सहारा किसी की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। इंसान को उसकी एक गलती से नहीं बल्कि उसके संभालने की हिम्मत से पहचानना चाहिए, क्योंकि उम्मीद का दरवाज़ा बंद हो जाए तो ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, और अगर उम्मीद बाकी रहे तो टूटे हुए लोग भी एक दिन गर्व के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।